very good morning, dear students. Welcome back in the BBVN online classes. We were discussing about chapter number 2, that is the principle of management. In our previous class, we have discussed about what is principle and what is principles of management. In this video, we are going to discuss about the Fayol's principle of management. Henry Fayol. अगर बात करते हैं हेनरी फेयोल की तो कुछ एक जो पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के वो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि भैया हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर हुआ करते थे और उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी को 1860 में एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया। अब जैसे जैसे वो काम कर रहे थे कंपनी की कंडीशन बैंकरप्सी की आने लगी, यानी कि कंपनी फेल होने लगी। उस कंडीशन में वो प्रमोट होते होते एडमिनिस्ट्रेशन में पहुँचे, मैनेजमेंट में पहुँचे और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में वो कंपनी धीरे धीरे उनके एक्सपेरिमेंट्स के साथ में ग्रो करने लगी। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंसीडर करते हुए, बेस लेते हुए अपने 14 प्रिंसिपल्स 14 जो प्रिंसिपल्स हैं प्रपाउंड किए। वो 14 प्रिंसिपल्स हमारे लिए फंडामेंटल कहे जा सकते हैं। This is why he is also known as the father of general management. You need to write Henry Fayol got a degree in mining engineer and joined French mining company in 1860 as an engineer. He rose to the position of managing director in 1988. When the company was on the verge of bankruptcy, he accepted the challenge and by using rich and broad administrative experience, he turned the fortune of the company. For his contribution, he is well known as the father of general management. ये 14 प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से? एग्जाम में हमसे वो ये नहीं कहेगा कि यू नीड टू राइट डाउन ऑल द 14 प्रिंसिपल्स प्रपाउंडेड और गिवन बाय द हेनरी फेयोल, लेकिन वो हमें कंडीशन देगा, यानी कि केस देगा। केस देने के बाद में वो हमसे कहेगा कि भाई यू नीड टू रिकॉग्नाइज विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कसिंग इन द अबव केस। तो हमारे पास में 14 प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, देन प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, देन प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। ये जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? अनटिल और अनलेस इट इज नेसेसरी, टर्मिनेशंस एंड ट्रांसफर्स शुड बी मिनिमाइज्ड। देन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, लास्ट बट नॉट लीस्ट एस्पिरेट डी कॉप्स। जो पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? द एंटायर work should be divided into small jobs and must be performed by the experts to get the benefit of specialization. जैसे अगर अपन बात करें अपनी स्कूल की तो अपन कहते हैं कॉमर्स एक स्ट्रीम है, तो कॉमर्स एक स्ट्रीम है तो वहाँ पर क्या कॉमर्स इंडिविजुअली टीचर पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ाएगा। हर एक टीचर को उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट दिया जाएगा। तो अब अपन कहेंगे कि जैसे गणेश सर अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर गणेश सर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंटरटेन करने के लिए उनका एक्सपर्टीज़ है। वहाँ पर इकोनॉमिक्स मैं लेता हूँ तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो हमारा सब्जेक्ट है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उस पर्टिकुलर एरिया में हमारे आउटपुट को मैक्सिमम करने के लिए काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, है ना। इसी तरीके से अपन कहते हैं कि जो स्कूल चलती है तो स्कूल में अकाउंट्स का काम क्या कोई भी देख लेगा? अकाउंट्स ऑफिस देखेगा, यानी कि अकाउंट रिलेटेड वर्क केवल और केवल अकाउंट ऑफिस में किए जाएंगे। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या अकाउंट ऑफिस देखेगा? नहीं, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज देखेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क जॉब्स एंड ईच वर्क इज डन बाय अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट व्हिच लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट्स। अगला आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? अथॉरिटी इज पावर टू टेक डिसीजन, वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड फॉर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ जॉब। अब सब अथॉरिटी का मतलब मुझे अधिकार होना चाहिए निर्णय लेने का,
लेकिन अधिकार कब दिए जाएंगे? जब मेरे पास में जिम्मेदारियां होंगी। अब अपन कहते हैं देयर मस्ट बी ए पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ मस्ट बी इक्वल। Excess of authority may cause disputes in the organization, whereas short of authority may create a hurdle or obstructions in the completion of the task. यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दे देना ऑर्गेनाइजेशन में परेशानियां खड़ी कर सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट ऑफ अथॉरिटी या अथॉरिटी कम दी जाए तो हो सकता है कि जो काम दिया जाए वो काम हो ही ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भैया बाजार जाए, बाजार जा करके आपको सब्जियां लेकर के आनी है ना, और मैंने आपसे कहा कि भैया उसी दुकान पर जाना है, एक पर्टिकुलर दुकान मैंने आपको बताई, उस दुकान पर जा करके आप सब्जियां ले। अब अगर मैंने आपको अधिकार नहीं दिया कि भैया अगर वहाँ सब्जी नहीं मिली तो कहीं और से ले आना, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि अगर उसके पास में वो सब्जी नहीं हो तो आप वापस आकर के कहेंगे सर आपने तो उसी दुकान का कहा था, अब जब उस दुकान पर सब्जी थी नहीं तो मैं नहीं लाया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ड्यू टू शॉर्ट ऑफ अथॉरिटी द टास्क विल रिमेन अनकम्प्लीटेड। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ अथॉरिटी है तो उस कंडीशन में सारे डिसीजन आप ही लेंगे, तो फिर वो सब्जी चाहे महंगी मिलती है चाहे सस्ती मिलती है, फिर आप अपने हिसाब से वो सब्जियां लेकर के आएंगे, तो उसमें हो सकता है भैया लॉस भी हो जाए। अगला आता है डिसिप्लिन। It is obedience to organizational rules by the subordinate. Discipline requires good supervisor at all level, clear and fair agreements, and judicious application of penalties. Discipline का मतलब क्या हो गया? The organization or the managers must set the code of conduct, what need to do and what need not to do. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उस कंडीशन में अपन कहेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ों की बात की जाएगी, एक तो सेट रूल्स की बात की जाएगी और साथ साथ में ऑनर ऑफ आपके पास में फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कि अपन बात करते हैं कि भाई जो आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों हैं, दे मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे के लिए जो कमिटमेंट्स किए जाएं उनका वो दोनों ही एस्पेक्ट क्या करें? ऑनर करें, सम्मान करें। यानी कि अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय के कमिटमेंट की बात की जाती है तो द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट दैट दे विल वर्क, यानी कि एम्प्लॉय विल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल नॉट गो टुवर्ड्स द स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। और अगर एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है मैनेजमेंट से तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि दे विल पे अ रेगुलर एंड फेयर वेज टू देम, वो रेगुलर और फेयर वेज उन्हें देंगे। तो यहाँ पर जब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की बात की जाती है तो दोनों ही एस्पेक्ट को, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को अपने कमिटमेंट को फुलफिल करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि ड्यू टू फेलियर ऑफ कमिटमेंट्स, वी कैन से दैट द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज ओवरलुक्ड। कंडीशन यही देगा, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर अपन ने क्या कहा? सेट ऑफ रूल्स, देयर मस्ट बी ए सेट ऑफ रूल्स विच विल बी एडहर्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर यहाँ पर ओवरलुक किया जाए, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो न किया जाए, देन देयर विल बी द प्रोविजन ऑफ पेनल्टीज, ठीक है। अगला प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। इसका मतलब आप एक चीज याद रखिएगा, वन पर्सन वन बॉस। क्या याद रखोगे? वन पर्सन वन बॉस। इसका मतलब क्या है? One person should get order from one boss at a particular point of time. If he get orders from multiple bosses, in this condition, there may be a dilemma that whose order must be executed first. In this condition, employee may not complete any of the tasks given by the managers. जैसे मान लीजिएगा हम 5-6 टीचर मिलकर के अगर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर आपसे कहते हैं भैया हमारा काम करके लाओ, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना कि कौन से सर का काम पहले करें। तो उस कंडीशन में वो आप पर ओवरलैपिंग भी होगा और साथ साथ में काम भी नहीं होगा। तो उस काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट ओनली वन टीचर शुड गिव द टास्क टू द स्टूडेंट। ऐसा होता है ना, आपको एक बार में एक ही टीचर काम देता है और वो आप करते नहीं है, हालांकि बात अलग है, तो साथ में इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा ना करें, टाइम बाय टाइम अपना काम कंप्लीट करते चलें। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड में आपको क्या बताया? वन पर्सन वन बॉस। अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? वन टीम वन गोल। इसका मतलब है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान।
यानी कि द एंटायर टीम मस्ट हैव टू वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। इंडिविजुअल गोल नहीं होने चाहिए वहाँ पर, वन टीम वन गोल। जैसे अब अपन यहाँ पर क्लास लेते हैं तो आपका भी टास्क यही है, आपका भी गोल यही है कि आप अपने मैक्सिमम नंबर्स के साथ में अपनी बोर्ड्स की क्लासेस को पास करें, और हमारा भी टारगेट यही है कि यू विल स्कोर और यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, है ना। अगला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अपन कहते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट of employees, the people come from different backgrounds and definitely they will have their individual interest too. In this condition, the organization must take care the individual interest along with the organizational interest. समझिएगा कि एम्प्लॉयज़ को कुछ एक एम्प्लॉयज़ को डेजिग्नेशन चाहिए, कुछ एक को रिवार्ड चाहिए, कुछ एक को सैलरी चाहिए, कुछ एक को पोजीशन चाहिए, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को हर हाल में क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम आउटपुट और ऑप्टिमम यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यही चाहिए ना। अब इस कंडीशन में अगर देयर इज अ क्लैश इन बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ग्रुप इंटरेस्ट, देन ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। अगर यहाँ पर कहीं पर क्लैश आ जाए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ग्रुप इंटरेस्ट में कहीं क्लैश आ जाए, तो हमें फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फोकस नहीं करना, फिर हमें किस पर फोकस करना है? ग्रुप इंटरेस्ट पर। आप लोगों ने चक दे मूवी देखी होगी, चक दे मूवी में इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपने लास्ट में देखा होगा। वो दो खिलाड़ी हैं, नाम मुझे याद नहीं है, दो खिलाड़ी हैं, वो दोनों ही अपनी इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, इंडिविजुअल कंपटीशन में लगे हैं, दोनों के गोल ज़्यादा होते हैं। एक का शायद कोमल चौटाला है ना, और दूसरी का नाम मुझे याद नहीं। वो गोल ज़्यादा करना चाहते हैं, वो उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, लेकिन वहाँ पर टीम का इंटरेस्ट क्या था? वर्ल्ड कप जीतना। तो वर्ल्ड कप जीतना, तो वहाँ पर वो मैनेजर क्या कहता है? मैनेजर एनफोर्स करता है प्रिंसिपल्स को। तो मैनेजर क्या कहता है कि कल के मैच में आप दोनों साथ खेलें, और अगर साथ नहीं खेलते तो बाकी टीम एक साथ खेलेगी, चाहे वो आपके खिलाफ खेले। इस स्टेटमेंट से सीधा सीधा पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली टेक केयर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इफ देयर इज अ क्लैश इन बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ग्रुप इंटरेस्ट, द ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा अपन डिफरेंसेस की एक टेबल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या बताया आपको? वन पर्सन वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब वन टीम वन गोल। देखिएगा यहाँ बेसिस दे रखे हैं। मीनिंग इट इम्प्लाइज दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस ओनली। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, इट मीन्स वन हेड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। इसे छोटा सा दो लाइन में याद रखिएगा। मीनिंग का मतलब आपको यूनिटी ऑफ कमांड में वन पर्सन वन बॉस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन टीम वन गोल। देन नेचर की अगर बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पर्सोनेल्स। लेकिन पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉइज होता है, पर्सोनल का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉइज। लेकिन अगर बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो इसमें है इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, क्योंकि वहाँ टीम की बात करते हैं या इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात करते हैं, वहाँ बात करते हैं नेसेसिटी की। अब यूनिटी ऑफ कमांड इट इज नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सबऑर्डिनेट। हर एक सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी है। लेकिन अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को साउंड बनाने के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। एंड एडवांटेज यूनिटी ऑफ कमांड में इट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन एंड चाओस, यानी कि आपके डायलेमा या फिर किंतु परंतु की जो स्थिति होती है, करें या ना करें, वो जो स्थितियाँ हैं वो चाओस है। ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की बात की जाए तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात की जाती है। रिजल्ट्स में अगर देखा जाए, इट लीड्स टू बेटर अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी कि स्केलर चेन के बारे में बात करेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड है, यानी कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को साउंड करने की बात आती है तो वो यूनिटी ऑफ कमांड है। लेकिन अगर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज़ आएगी आपके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। अब आपको करना क्या है? यू नीड टू राइट डाउन द नोट्स अप टू नाउ।